बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से ही होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर, शेरोज अब्दुल्ला के नाम से हमारा YouTube चैनल है, और आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर डिस्कस करने वाला हूँ। दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। अब जरा गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं। कल के लेक्चर में हम लोगों ने आपको बताया था कि हमारे पास रेडियोएक्टिव रेज कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के। कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि अल्फा बेसिकली खुद क्या है, बीटा बेसिकली खुद क्या है, और गामा बेसिकली खुद क्या है। इनके नेचर को अंडरस्टैंड करते हैं, और हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि अल्फा कब इमिट होगा, बीटा कब इमिट होगा, और गामा कब इमिट होगा। ठीक है, चलिए हम वन बाय वन देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अल्फा एमिशन क्या है। लेकिन इससे भी पहले मुझे ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि अल्फा है क्या। अल्फा बेसिकली है क्या? अल्फा न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम है। न्यूक्लियाई ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई को हम क्या कहते हैं? अल्फा कहते हैं। बेटा मुझे एक बात बताइए, क्या आपको मालूम है कि हीलियम जो एटम है या जो एलिमेंट है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, राइट? अगर मैं इसकी आयनाइजेशन करवाता हूं, आयनाइजेशन मींस द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू eject the electron from the outermost surface, तो इससे कितने इलेक्ट्रॉन मैं निकाल दूंगा outermost में? 2 ही इलेक्ट्रॉन, दोनों निकल जाएंगे। मतलब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो आफ्टर आयोनाइजेशन क्या रह जाएगा हमारे पास? न्यूक्लियस, ओनली न्यूक्लियस रह जाएगा। आयोनाइजेशन हमारे पास क्या रह जाएगा? ओनली न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। हमारे पास क्या रह जाएगा जी? ओनली न्यूक्लियस हीलियम रह जाएगा। मतलब न्यूक्लियस हीलियम का न्यूक्लियस रह जाएगा, और इस हीलियम के न्यूक्लियस को हम क्या कह सकते हैं? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सोर्स। अब इसका काम क्या है? अब ये अल्फा रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा? अल्फा। अब देखिए, अल्फा के ऊपर वैसे अल्फा इज बेसिकली डबली पॉजिटिव चार्ज। अल्फा खुद क्या है? अल्फा इज बेसिकली डबली पॉजिटिव चार्ज। अल्फा के ऊपर डबल पॉजिटिव चार्ज होता है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अल्फा खुद क्या है? डबली पॉजिटिव चार्ज। ठीक हो गया? याद रखें कि हमारे पास कंडीशन क्या है। मुझे एक बात बताइए कि हम ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि अल्फा न्यूक्लियस से कब एमिट होता है? अल्फा न्यूक्लियस से कब एमिट होता है? सही है? देखिए कंडीशन क्या है। अगर आपके पास एक न्यूक्लियस है, आपके पास एक न्यूक्लियस है, उसमें हमारे पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, अगर मैं रेशो ले लूं, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का अगर मैं रेशो ले लूं, ठीक है, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऊपर रखा जाए और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को नीचे रखा जाए, ठीक है, अगर मैं इनका रेशो ले लूं और इस रेशो से मुझे कोई लो वैल्यू मिल जाए, मतलब कम वैल्यू मिल जाए, तो इस केस में हम क्या कहेंगे? फॉर एग्जांपल न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो अगर हमारे पास लो, बड़ी ट्रिकी बात मैं समझा रहा हूं, बुक में नहीं समझेंगे, गौर से देखिए। अच्छा, ये मैं आपको इसका बेसिक मैकेनिज्म समझा रहा हूं, बुक में नहीं समझेंगे। किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस में अगर मैं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशो लेता हूं, फॉर एग्जांपल 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन, अगर मैं इसका रेशो लूं, मतलब 2 को 2 में डिवाइड कर दूं, तो कोई आंसर तो मिलेगा। अगर वो आंसर बहुत स्मॉल है, मतलब ये है कि हमारे पास, व्हिच मींस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देयर आर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है, देयर आर मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों कह रहे हैं इस तरीके से? बेटा मुझे एक बात बताओ, प्रोटॉन्स और इनका क्या रेशो है?
तो जब ये लो होगा तो ये क्या होगा, हाई होगा, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे न्यूक्लियस में, तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो न्यूक्लियस क्या एमिट करेगा, बीटा एमिट करेगा, गामा एमिट करेगा, अल्फा एमिट करेगा, अल्फा एमिट करेगा। समझ आ रही है? हेंस बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है। अच्छा, हेंस प्रोटॉन टू प्रोटॉन repulsion will be maximum. Hence proton to proton repulsion in the nucleus will be maximum. Hence proton to proton repulsion will be maximum inside the nucleus. ठीक है? So finally nucleus releases alpha to get stability. सही हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई, ये आपको बुक रीड करके नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं, ये तो मैंने आपको कुछ अल्फा के बारे में बता दिया, अब हम जरा देखते हैं कि बीटा बेसिकली क्या होता है। ठीक है, बेटा बीटा जो है इट इज शोइंग यू इलेक्ट्रॉन। बीटा क्या शो करता है आपको, सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करता है। क्या शो करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन को शो करता है। सही, बीटा शोज यू अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। सिंगल इलेक्ट्रॉन, बीटा क्या शो करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन शो करता है। और बीटा के ऊपर कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इसके ऊपर चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं। सही है, ये हमारे पास अल्फा की रिप्रेजेंटेशन, दिस वाज रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्फा। ये हमारे पास बीटा ऐसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट होता है। ओके, अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि कंडीशन क्या है, न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है तो वो बीटा कब रिलीज करेगा, कंडीशन क्या है। अब हम वो कंडीशन देखते हैं। ठीक है, जब आपके पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो हाई हो, क्या हो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो अगर आपके पास हाई हो, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो आपके पास क्या हो, हाई हो, तो फिर क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का रेशो अगर आपके पास क्या है, हाई है, मतलब ये है, हाँ जी, प्रोटॉन का क्या मतलब है इसका, यस, इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस के अंदर क्या कम है, प्रोटॉन कम है। अगर प्रोटॉन कम है तो क्या ज्यादा है, न्यूट्रॉन ज्यादा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा, एटम ज्यादा। सही है, ठीक है, which means that there are more number of electrons in an atom, which means that there are less number of protons inside the nucleus। न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, लेस है। अब क्या होगा, अब जब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स कम होंगे तो हमारे पास जो एटम है वो क्या हो जाएगा, या जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं होगा, थोड़ी सी एनर्जी भी रिलीज कर देने से उसका गुजारा हो जाएगा। तो अल्फा रिलीज करने की इसको जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये क्या रिलीज करेगा, बीटा रिलीज कर देगा। ठीक है, तो आप कहेंगे hence proton to proton repulsion will be minimum। प्रोटॉन टू प्रोटॉन रिपल्शन क्या होगी, मिनिमम होगी इनसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, सो फाइनली न्यूक्लियस रिलीजेस बीटा टू गेट स्टेबिलिटी। सो फाइनली
स्टेबिलिटी। ठीक है, न्यूक्लियस जो है वो बीटा को रिलीज करेगा ताकि अपने आप को स्टेबल करवा सके। अच्छा, अब हम देखते हैं कि गैमा क्या है। और से देखें गैमा क्या है। पहले तो हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि गैमा इन इटसेल्फ है क्या चीज। ठीक है, याद रखें अल्फा हमारे पास एक पार्टिकल था, बीटा हमारे पास एक पार्टिकल है, गैमा पार्टिकल नहीं, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। किस फॉर्म में होता है ये? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होता है, ये पार्टिकल नहीं। अच्छा, याद रखें कि अल्फा हमारे पास ओके सो अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बेसिकली गैमा क्या होता है। याद रखें कि गैमा इज नॉट अ पार्टिकल। पहले तो ये चीज अंडरस्टैंड करें। याद रखें कि हमने अल्फा पढ़ा, फिर बीटा पढ़ा, अब हम गैमा को देख रहे हैं। याद रखें कि अल्फा हमारे पास क्या था? पार्टिकल था। अल्फा इज अ पार्टिकल। अल्फा क्या है? एक पार्टिकल था। और बीटा क्या था? बीटा भी हमारे पास एक पार्टिकल था। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि बीटा इज आल्सो अ पार्टिकल। बीटा भी हमारे पास एक पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन गैमा क्या है? गैमा इज नॉट अ पार्टिकल बट इट इज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, आप कहेंगे गैमा इज नॉट अ पार्टिकल, गैमा इज नॉट अ पार्टिकल बट इट इज in form of electromagnetic waves, electromagnetic waves किस फॉर्म में होता है? ये electromagnetic waves के फॉर्म में होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इट इज न्यूट्रल इन नेचर, राइट? आप कहेंगे it has no charge, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, it is basically neutral, right? It is basically न्यूट्रल। ये क्या होता है? ये न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, गैमा की आप जनरली जो रिप्रेजेंटेशन है या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे करते हैं? इस तरीके से। कैसे करते हैं? इस तरीके से करते हैं। ओके, अच्छा, याद रखें कि गैमा जब भी किसी एलिमेंट से रिलीज होता है तो पहले वो अनस्टेबल स्टेट में होता है, एनर्जी रिलीज करने के बाद, गैमा रिलीज करने के बाद वो स्टेबल स्टेट पे आ जाता है। सही है, कौन से स्टेट में आ जाता है? स्टेबल स्टेट के अंदर आ जाता है। ठीक है, लेकिन ये रेज के फॉर्म में होता है, ठीक है, या वेव्स के फॉर्म में होता है। आफ्टर रिलीजिंग गैमा, आफ्टर रिलीजिंग गैमा, nucleus turns from unstable state to stable state। अनस्टेबल स्टेट से कौन से स्टेट में आ जाता है? स्टेबल स्टेट में आ जाता है। सही हो गया। और ये जो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है ये पार्टिकल्स के फॉर्म में नहीं होती बल्कि एनर्जी के फॉर्म में होती है। ओके, अब हम दो बातें अंडरस्टैंड करेंगे। अल्फा, बीटा और गैमा की हम ये देखेंगे कि अल्फा की आयोनाइजिंग एबिलिटी क्या है, बीटा की क्या है और गैमा की क्या है। तीनों को कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजिंग एबिलिटी ऑफ अल्फा, बीटा एंड गैमा और पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ अल्फा, बीटा और गैमा। पहले तो समझिए कि आयोनाइजिंग किसे कहते हैं। अगर किसी एलिमेंट में अल्फा फॉल करूं या बीटा फॉल करूं या गैमा फॉल करूं तो कौन ज्यादा जल्दी आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा? इस एबिलिटी को हम क्या कहते हैं? इस एबिलिटी को हम आयोनाइजिंग एबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू the ability of an radioactive rays to emit the outermost electron from an atom, right? उसको हम ionizing ability of a radioactive isotope कह सकते हैं या एलिमेंट कह सकते हैं। अच्छा, हमने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है कि हमारे पास जो आयोनाइजिंग एबिलिटी है वो अल्फा की ग्रेटर होती है बीटा से और बीटा की ग्रेटर होती है किससे? गैमा से। ठीक है, अल्फा की आयोनाइजिंग एबिलिटी जो है वो बीटा से ग्रेटर होती है और बीटा की
अल्फा से बेटर होती है। अल्फा हेवी है, अल्फा इज मच मोर हेवी है, तो अल्फा को अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे फॉल करो तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। और बीटा थोड़ा सा हल्का होता है, लाइट होता है, तो इसको फॉल करने के लिए आपको ज्यादा बीटा फॉल करना पड़ेगा। और गैमा तो ऑलरेडी बड़ा लाइट होता है, तो ये तो जितना भी आप फॉल कर रहे हैं इसकी जो है ना आयोनाइजिंग एबिलिटी फ्री नहीं होगा, सही है। अच्छा, आयोनाइजिंग एबिलिटी अगर आप देखते हैं तो अल्फा की सबसे ज्यादा है, बीटा की जी इंटरमीडिएट है और गैमा की सबसे कम होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आप पेनिट्रेटिंग एबिलिटी कहते हैं, पेनिट्रेट मींस टू मूव इनसाइड, ठीक है, इनसाइड मूव करना, ठीक है। अब पेनिट्रेटिंग एबिलिटी अगर आप देखें तो पेनिट्रेटिंग एबिलिटी गैमा की सबसे ज्यादा है, फिर बीटा की है और लास्ट में किसकी है, अल्फा की है। तो आप कहेंगे कि पेनिट्रेटिंग एबिलिटी गैमा की सबसे ज्यादा है, फिर बीटा की है और लास्ट में हमारे पास अल्फा की है, सही हो गया। अच्छा, क्यों? देखिए पेनिट्रेट मतलब टू मूव इनसाइड, गैमा सबसे लाइट होता है, बड़ी आसानी से मूव इनसाइड कर लेता है, अल्फा तो सबसे भारी है, तो क्या है वो मूव इनसाइड कर पाएगा नहीं। अच्छा, अब हमारे पास अगर अल्फा बीटा और गैमा की आप पेनिट्रेटिंग एबिलिटी को देखें, सो अल्फा जो है वो पेपर से भी नहीं पास हो सकता, ठीक है, लेकिन बीटा जो है वो पेपर से पास हो जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल से नहीं पास हो सकता। और गैमा जो है वो पेपर से भी पास हो जाता है, एल्यूमिनियम फॉइल से भी पास हो जाता है, लेकिन लेड या कंक्रीट से नहीं पास हो सकता, समझ आ रही है। अच्छा, इसके अलावा अगर देखो ह्यूमन हैंड्स से अगर अल्फा बीटा और गैमा को मैं फॉल करूं ह्यूमन हैंड्स के ऊपर, तो ह्यूमन हैंड अल्फा को रोक सकते हैं, ठीक है, बीटा को नहीं रोक सकते, पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ज्यादा है, ठीक है, हैंड से तो बीटा पास हो जाता है। अच्छा, अब यही जाकर फॉल होते हैं कंक्रीट के ऊपर, कहां पर फॉल होते हैं, कंक्रीट के ऊपर, सही। फिर हमारे पास गैमा, गैमा किसके ऊपर फॉल होता है, अच्छा गैमा जब आप हैंड पे फॉल करते हो, सो हैंड के मूव को कर लेता है इनसाइड, ठीक है, आगे जाकर कंक्रीट के अंदर भी मूव कर लेता है, गैमा की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है, सही हो गया। सो ये जो हमने डिस्कशन की, दिस वाज द कंपैरिजन ऑफ आयोनाइजिंग एंड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ व्हाट, अल्फा बीटा एंड गैमा हमने डिस्कस कर लिया। दिस वाज द मोस्ट ट्रिकिएस्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है, इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है, और आपने लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और अपने सर्कल के अंदर आपने इसको शेयर भी करना है, ठीक है। आपको कोई भी मशवरा देना हो, कोई भी सजेशन देनी हो, कोई इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नजर आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी नजर आ रहा होगा, हमारे चैनल पे भी मौजूद है, 0309793173 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप किसी भी टाइम कॉल व्हाट्सएप करके राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे ऊपर हमारा पेज भी है, आप वहां जा सकते हैं, सर्च बार में टाइप करिए शेरोज_अब्दुल्ला, हमारी आईडी आ जाएगी, आप एनी टाइम हमसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा फेसबुक के ऊपर हमारा अपना पेज भी है शेरोज अब्दुल्ला होम ट्यूशन सर्विस के नाम से, तो आप उसको लाइक करें, रिकमेंड करें और अपने सर्कल के अंदर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।